नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का ये प्रैक्टिस पेपर है। और ये पेपर डीओई द्वारा जारी किया गया है। जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर में, जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो दिसंबर में स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिड टर्म एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रैक्टिस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से आपको ज़रूर मिड टर्म में क्वेश्चंस पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये मिड टर्म के पूरे बेस पर बनाया गया है। तो आइए हम इसको करते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 24% है, आपको 20 के उत्तर देने हैं। और सेकंड में आपके 24% है, उसमें भी आपको 20 के उत्तर देने हैं। और सेक्शन सी में आपके 12% है, जिसमें से आपको 10% के उत्तर देने हैं। तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन पेपर का आपको आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि कौन सी है, कौन सी इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो देखिए, जो हमारा कंजप्शन होता है, जो हमारा उपभोग होता है, ये हमारा क्या होता है, आर्थिक गतिविधि होगा। ठीक है, पार्टी में शामिल होना आर्थिक गतिविधि नहीं है, पिता का पुत्र को पढ़ाना ये भी नहीं है, और छात्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो है धन की उत्पत्ति नहीं हो रही है। जो हमारा कैश है वो उसमें उत्पन्न नहीं हो रहा है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है। ठीक है, आर्थिक समस्याओं के जो कारण हैं ये हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, सीमित संसाधन हमारा आर्थिक समस्याओं का कारण है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग आर्थिक समस्याओं का कारण है। चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी हमारा क्या है, आर्थिक समस्याओं का कारण है। लेकिन जो हमारा सीमित मानवीय आवश्यकता है ये हमारा आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है, बल्कि जो असीमित मानवीय आवश्यकताएं होती है वह हमारा आर्थिक समस्याओं का कारण होता है। तो नहीं है पूछा है, बी हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है वह कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो किसी के पास नौकरी कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेवा धारक। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सर्विस होल्डर। देखिए, मैंने इसमें क्वेश्चंस को येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको आंसर देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चन को सरलता से समझ सके व याद कर सके। अगला क्वेश्चन है, एक वचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी नहीं है। देखिए, एक वचन के रूप में सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं हैं, तो पूछा है इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए, आंकड़ों का संकलन जो है एक वचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी सांख्यिकी की विशेषता है। आंकड़ों का वर्गीकरण भी सांख्यिकी की विशेषता है। लेकिन जो हमारा व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक आंकड़े, ये हमारा सांख्यिकी की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आपका, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल गलत है। सांख्यिकी जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के द्वारा जटिल तथ्यों को सरल बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन 1 असत्य है और 2 हमारा कथन सत्य है। आगे हमारा प्रश्न 6 है, आंकड़े जो मूल स्रोत से पहली बार संग्रहित किए जाते हैं कहलाते हैं। देखिए, जो डाटा पहली बार कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्राइमरी डाटा। तो ये क्या कहलाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 7 है, जन अन्वेषण के अंतर्गत जनसंख्या अनंत हो तब हमें डैश का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जब हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो जो सैम्पलिंग मेथड होता है, जो प्रतिचयन विधि है, ये हमारी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े प्रकाशित करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण, जिसको हमारा NSSO भी कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा जो है रोजगार संबंधी आंकड़े जारी करता है। आगे हमारा वर्ग 15-20 का मध्य बिंदु होगा। देखिए, मिड पॉइंट जो हम निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम जब 15 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 35 आएगा। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 17.5 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 है,
नेक्स्ट है हमारा इसमें बारंबारता वितरण में सांख्यिकीय गणना आधारित होती है। ठीक है, जो हम बारंबारता वितरण करते हैं तो जो उसमें सांख्यिकीय गणना होती है वो किस पर आधारित होती है, तो वर्ग के मध्य बिंदुओं पर वो आधारित होती है, यानी कि जो हमारे क्लास के मिड पॉइंट होते हैं उनके ऊपर वो आधारित होती है। आगे हमारा निम्न में से कौन सा विविक्त चर है। विविक्त चर कहा जाता है जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पॉइंट्स में होते हैं उनको कहा जाता है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए कर्मचारियों की आय है, ये हमारी जो है पॉइंट में हो सकती है, 0.5 या 0.6 ये हमारी हो सकती है। कर्मचारियों का वजन भी हो सकता है और कर्मचारियों की ऊंचाई भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी कर्मचारियों की संख्या है ये कभी भी हमारी पॉइंट में नहीं होगी। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन ए है हमारा कि निम्न में से कौन सा विभक्त चर है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल हमारा इसमें ऑप्शन ए है, क्योंकि ए को छोड़कर बाकी सभी को हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 0.5 0.6। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 12 है आर्थिक समस्या डैश के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, देखिए देश की उच्च जनसंख्या, खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा, निर्माता अधिकतम लाभ चाहता है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग। तो देखिए जो आर्थिक समस्या है उसका प्रमुख कारण है हमारा संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सिस। आगे हमारा प्रश्न नंबर 13 है, इसमें से हमें सही को पहचानना है। सही कौन सा है, तो देखिए सरल दंड आरेख जो है ये हमारा द्विमीय नहीं होता। ठीक है, ये हमारा 2D नहीं होता, 1D होता है। ठीक है, इसी तरह से जो इसमें से हमारा सही क्या है, संचयी आवर्ती वक्र जो है ये हमारा ओजाइव होता है। ठीक है, संचयी आवर्ती वक्र क्या होता है, ओजाइव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुलक को ग्राफीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुलक चरम पदों के मूल्य से प्रभावित नहीं होता। तो ठीक है, देखिए पहला है बहुलक को ग्राफीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारा पहले वाला क्या है, गलत है, क्योंकि बहुलक को जो हमारा हिस्टोग्राम होता है उसकी सहायता से हम इसको बहुलक को दिखा सकते हैं। बहुलक चरम पदों के मूल्य से प्रभावित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। तो कथन 1 असत्य है, कथन 2 हमारा सत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए हमारे जो हम मेन निकालते हैं, अर्थमेटिक मेन निकालते हैं, उसके बहुत सारे मेथड हैं और यहाँ हमसे पूछा है कि डायरेक्ट मेथड कौन सा है अर्थमेटिक मीन निकालने का। तो देखिए जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड कहा जाता है अर्थमेटिक मीन ज्ञात करने का। आगे हमारा प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जिसमें हम सिंगल इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए यहाँ पे हम पूरे देश का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ भी पूरे देश का अध्ययन होगा और यहाँ भी पूरे देश का अध्ययन होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल टाटा का अध्ययन करेंगे। तो जहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 17 है, 9, 13, 14, 16, 18 का माध्य क्या होगा। माध्य निकालना आता होगा आपको। देखिए इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन पाँचों को जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, इन सबको जोड़ के हमारा 70 आ जाएगा और ये हमारे टोटल 5 है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 14 हमारा जो है वो माध्य आ जाएगा, मीन आ जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 18 है, वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए का संबंध अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या से है। तो देखिए जो हमारी क्या उत्पादन किया जाए, ये हमारी 3 केंद्रीय समस्याएं होती है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। लेकिन जो क्या उत्पादन किया जाए की समस्या है उसी के अंदर हमारी कि उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए ये भी हमारा शामिल होता है। तो इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण में डैश के द्वारा मापा जाता है। तो देखिए जो हमारी यूटिलिटी होती है उसको हमारा यूटिल्स में उसको हमेशा नापा जाता है। ठीक है, यूटिल्स में यूटिलिटी को मापा जाता है। आगे हमारा 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। देखिए जब 2 वस्तुओं की स्थिति है तो उपभोक्ता संतुलन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY। देखिए यह फॉर्मूला आपका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में ज़रूर इससे एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिए। आगे हमारा
निम्न में से किसकी मांग बेरोजगार होगी। तो देखिए जितनी भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उनकी जो हमारी मांग होती है वो हमारी बेरोजगार होती है। ठीक है, क्या होती है, बेरोजगार। तो देखिए एयर कंडीशन हमारी क्या है, विलासिता की वस्तु है, स्कूटर भी विलासिता की वस्तु है, और प्राकृतिक वस्तुओं को इन दोनों में ही शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए नमक जो है हमारी के क्या है, ये हमारी आवश्यक वस्तु है, इसलिए इसकी मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है, इन इलास्टिक इसमें जो है होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बड़ी संख्या में निकट स्थानापन्न वाली वस्तु एक वस्तु की मांग अधिक बेरोजगार होती है। देखिए जिस भी वस्तु की निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध होती है उसकी मांग हमेशा लोचदार होती है। जितने ज़्यादा वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होंगे उतनी ही वस्तु की मांग लोचदार होगी। विलासिता की वस्तुओं की मांग प्राय अधिक लोचदार होती है। ठीक है, विलासिता की जो वस्तु होती है उनकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होती है, बिल्कुल सही है। तो हमारे क्या है, दोनों ही कथन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 है हमारा, यदि किसी वस्तु कीमत में 20% परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में 20% का परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा कीमत मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, जो कि हमारा 20 है, बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो भी 20 है। तो 20 को 20 से काट देंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 से हमारा, बजट रेखा का ढलान होता है। बजट रेखा का ढलान हमारा किससे नापा जाता है। तो देखिए बजट रेखा के ढलान का फॉर्मूला होता है हमारा P ऑफ X अपॉन में P ऑफ Y। आगे चलते हैं, अब हमारा सेक्शन 20 स्टार्ट हो गया है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर आपके मिड टर्म एग्जाम में मिलेगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 25 है, स्थानिक वर्गीकरण डैश के आधार पर आंकड़ों को समूहित करने को कहते हैं। तो देखिए जब स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको ही क्या कहा जाता है, स्थानिक वर्गीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, यदि प्रास 100 है, प्रास का मतलब क्या होता है, रेंज इज 100, वर्ग अंतराल इज 20, क्लास इंटरवल जो है वो हमारा 20 है, तो वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जब हम वर्गों की संख्या निकालते हैं, ठीक है, जब हम नंबर ऑफ क्लासेस निकालते हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला होता है हमारा रेंज अपॉन क्लास इंटरवल। ठीक है, रेंज अपॉन क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो कितनी है, वो है हमारी 100, और जो क्लास इंटरवल है वो कितना है, 20। तो जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्लास जो होंगी वो हमारी कितनी होंगी, 5 होगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 से हमारा, एक वितरण के चिन्ह 12, 16, 20, 24 है तब प्रथम वर्ग अंतराल होगा। द क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 12, 16, 20, 24, देन फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनका अंतर देखेंगे। सब में क्या है, 4 4 का अंतर है। ठीक है, तो 4 को हम क्या करेंगे, 4 का हाफ कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हम 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, और 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 to 14। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 to 14 हो जाएगा। आगे हमारा कक्षा 11 के विभिन्न वर्गों में लिंग अनुसार छात्रों की संख्या को दर्शाने वाली सारणी। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाए गए हैं सेक्स वाइज। तो जब सेक्स क्या है, हमारे गुण है, तो जब हम गुण दिखाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, गुणात्मक सारणी उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 है हमारा। प्रश्न नंबर 29 में है कि 2 आपको कथन दिए हैं और सही विकल्प का आपको चयन करना है। सारणी के स्तंभों के लिए शीर्षक और उपशीर्षक को स्तंभ शीर्षक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हमारा बार डायग्राम होता है, ठीक है, जो हमारा जो टेबल बनती है बार डायग्राम बनाने के लिए, उसके स्तंभों के लिए दिए शीर्षक और उपशीर्षक को स्तंभ शीर्षक कहते हैं। सारणियन की स्थिति में शीर्षक का अभिप्राय क्षैतिज पंक्तियों के शीर्षक से होता है। ये हमारा गलत है क्योंकि ये क्षैतिज से नहीं होता बल्कि लंबवत से होता है जो ऐसी होती है। ठीक है, तो कथन 1 हमारा सत्य है और कथन 2 हमारा असत्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 है हमारा। इसके अंदर भी हमें कुछ कथन दिए गए हैं। तो पहला है, आयत चित्र में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता। हिस्टोग्राम में कोई भी जगह हमारी खाली नहीं होती, बिल्कुल सत्य है। आयत चित्र एक आयामी आरेख है। क्या आयत चित्र 1D है, नहीं, गलत। आयत चित्र जो होता है वो हमारा 2D होता है। तो कथन 1 सत्य है और कथन 2 हमारा असत्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 है हमारा। तोरण ग्राफिकीय रूप यानी ओजाइव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द फॉलोइंग। जो हमारा ओजाइव होता है
वो इनमें से किसको ज्ञात करने में मदद करता है। तो देखिए औजाइव की सहायता से हम क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। बहुलक को कैसे निकालते हैं, बहुलक को हम हिस्टोग्राम की सहायता से निकालते हैं। तो औजाइव से हम क्या निकाल लेते हैं, माध्यिका निकाल लेते हैं। आगे हमारा यदि किसी श्रेणी का बहुलक 13 और माध्यिका 21 हो, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे मोड एंड मीडियन है। तो जो हमारा मोड है वो कितना है, 13 है, जो मीडियन है वो कितना है, 21 है। तो पूछा है कि मीन क्या होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जेड यानी कि बहुलक बराबर होता है हमारा 3m, ठीक है, माइनस क्या होता है, 2 मीन, ठीक है, 2 मीन होगा। तो जब हम मीन निकालेंगे तो क्या क्या होगा, हमारा जो 3 गुना मीडियन है तो हमारा क्या बन जाएगा, 13 जो बहुलक है जेड प्लस क्योंकि हम इसको दूसरी साइड में ला रहे हैं, 3 से m को गुणा कर दीजिए तो 21 तिया क्या हो जाएगा हमारा, 63 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बराबर आ जाएगा 2 ऑफ हमारा 12 जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने में हमारा इसमें आ जाएगा, देखिए इसको हमने इससे गुणा किया तो हमारा आया 63, 3 को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 ऑफ 12x बराबर क्या बनेगा, 3m और माइनस जेड, ठीक है। 3m की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 63 आ जाएगी, और जेड की वैल्यू क्या दी है, 30 दी है। 13 इसमें से लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम मीन निकालेंगे तो 2 से इसे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीन, हमारे पास मीन आ जाएगा 25। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य हमारा 14 है, एक नया प्रेक्षण 25 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा, ठीक है। मीन जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन का 14 है, और यदि वो कह रहा है एक नया ऑब्जर्वेशन जोड़ा, ठीक है, नया प्रेक्षण जो कि 25 है उसको जोड़ने पर माध्य क्या होगा। तो देखिए पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, क्या बनेगी, 140 बनेगी। नया जो जोड़ा है उसकी वैल्यू क्या है हमारी, उसकी वैल्यू है 25, तो ये कितना हो गया हमारा 1665, और जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 11, तो 11 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और फिर 5 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, माध्य को ग्राफिकीय रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, जो मीन होता है हमारा उसको हम ग्राफ से कभी भी नहीं दर्शा सकते। मीडियन को हम औजाइव से दिखा सकते हैं और मोड को हम हिस्टोग्राम से दिखा सकते हैं। माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दोनों का कथन जो है वो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 35 है, समांतर माध्य से सभी मदों के विचलनों का योग क्या होता है। तो देखिए जब भी हम मीन निकालते हैं और उसके डाइवेशंस निकालते हैं तो उनका जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा 0 होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, एक श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य क्या कहलाता है। द मोस्ट फ्रेक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज इन द सीरीज इज कॉल्ड। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है, मोड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और पूछा है बहुलक 4 है, तब x का मान क्या होगा। देखिए हमें पता है कि मोड कौन सा होता है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है। तो 4 के ज़्यादा बार आने के लिए ज़रूरी है 2 और 3 की वो सबसे ज़्यादा बार आए। तो 3 बार तो हमारा 4 भी आ रहा है और 3 बार हमारा 3 भी आ रहा है, तो 4 के ज़्यादा बार होने के लिए क्या होना चाहिए, एक और बार 4 होना चाहिए। आगे हमारा अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। पहला है हमारा 4 मदों का समांतर माध्य 40 है, यदि प्रत्येक मध्य में से 5 घटा दिया जाता है तो नया समांतर माध्य 45 होगा। बिल्कुल गलत है। देखिए जब भी हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं और यदि सब में से घटाया जाता है तो माध्य भी हमारा उतना ही घट जाएगा। यदि 5 घटाया गया है तो माध्य भी हमारा 40 से घटकर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ना कि 45 होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। किसी श्रेणी के प्रत्येक मध्य में से एक निश्चित संख्या बढ़ाने पर समांतर माध्य भी उस संख्या के बराबर बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको वही बताया कि जो घटेगा वो समांतर माध्य में से भी घट जाएगा, इसी तरह से जब बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही है, यह एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है, ठीक है, ये हमारा सही है। सकारात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याएं क्या है इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे क्या है, सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। आगे है हमारा
प्रश्न नंबर 40 है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती है। बिल्कुल सही है ये। कारण जब mu ऋणात्मक होती है तब tu घटता है। बिल्कुल सही है। देखिए जैसे जैसे mu घटता है तो tu भी क्या है, घट रहा होता है, और जब ये ऋणात्मक होता है तो भी ये घट ही रहा होता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, अभिकथन है अनादिमान वक्र जो है नीचे की ओर गिरता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हमारा अनधिमान वक्र जो होता है वो हमारा नीचे की ओर गिरा हुआ होता है। इंडिफरेंस कर्व जो हमारा होता है, एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या है, क्योंकि इसीलिए जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है, अनादिमान वक्र होता है, उसका झुकाव नीचे की ओर होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा। ठीक है, सही युग्म इसमें से पहचानना है। स्थानापन्न वस्तुएं, तो देखिए ब्रेड और बटर हमारी क्या है, पूरक वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है। सामान्य वस्तुएं, आय में वृद्धि से वस्तु की मांग अपरिवर्तित रहती है। गलत है। यदि आय बढ़ेगी तो इन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ती है। निम्न स्तरीय वस्तुएं, आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग में वृद्धि। गलत, मांग में कमी होती है। पूरक वस्तुएं, पेन और स्याही क्या है हमारी, पूरक वस्तुएं हैं। कार और पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तुएं। ठीक है, ये सभी हमारी पूरक वस्तुएं होती है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 33 है। इसमें बोला है जब मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है। देखिए जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वह खिसकता है। ठीक है, अपने स्थान से खिसकता है। ठीक है, तो खिसका हुआ होता है। और दूसरा क्या होता है, उस पर संचलन होता है, या तो वो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब वृद्धि होती है तो जो मांग वक्र होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। तो दाईं ओर कौन सा खिसक रहा है, ये हमारा खिसक रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही का। मांग में संकुचन समान मांग वक्र के साथ ऊपर की ओर चलन होता है। बिल्कुल सही है। देखिए जब मांग में संकुचन होता है, संकुचन का मतलब क्या है कि कमी हो रही है। ठीक है, तो जब कमी होती है तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जब कीमत बढ़ती है तब जो है मांग में संकुचन होता है। तो मांग वक्र पर क्या होता है, ऊपर की ओर संचलन होता है। ये हमारा मांग वक्र है और ऊपर की ओर संचलन इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग वक्र पर चलन जो है ऊपर की ओर होता है। दोनों ही सत्य हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा। यदि वस्तु x की mu x 60 है और वस्तु y की mu y 40 है तो वस्तु x की कीमत 12 है, तो y की कीमत क्या होगी। अभी हमने पढ़ा था कि दो वस्तुओं के संतुलन की स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, mu(x) बट्टे में px बराबर होता है mu(y) बट्टे में py। ठीक है, यहाँ आपको mu(x) क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ px क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और mu(y) कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 से इसको काटेंगे, हमारा 5 आएगा। 5 यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा और पी वाई यहाँ जाएगा। तो जब 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 हमारा आ जाएगा। सीधा सीधा आपको इसमें फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। आगे हमारा एक वस्तु की कीमत लोच -0.2 है। यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तो मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग वाला हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ हमें क्या दिया है, 0.2 दिया है, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1% की हमारी कमी हो जाएगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, श्रम प्रदान तकनीक को चुना जाता है, कैसी अर्थव्यवस्था में चुना जाता है। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था में कभी भी श्रम प्रदान तकनीक को नहीं चुना जाएगा, वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पूंजी अतिरेक अर्थव्यवस्था में भी मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होगा, लेकिन जहाँ पर लेबर सरप्लस है, जहाँ पर श्रम अतिरेक है, वहाँ हमारा श्रम प्रदान तकनीक को ही चुना जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, बजट रेखा की तुलना में बजट सेट एक व्यापक अवधारणा है। बिल्कुल सही है ये। बजट रेखा बजट सेट का ही एक भाग होता है। बजट सेट के बंडल या तो बजट रेखा या उसके नीचे स्थित है। बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सत्य है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें देखिए आपको ये एक सारणी दी गई है। ठीक है, और इस सारणी के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, देखिए वर्ग 70 से 90 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो जब 90 और 70 को जोड़ेंगे 1
60 आएगा हमारा, और उसे 2 से भाग करेंगे तो 80 आ जाएगा। आगे हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है? जिसकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती सबसे ज़्यादा है वही हमारा बहुलक वर्ग है। तो देखिए आवर्ती सबसे ज़्यादा 30 इसकी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। आगे है हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है? देखिए माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? n/2 हमें सबसे पहले निकालना होता है। तो n/2 निकालने के लिए n निकालना होगा, इन सबको जोड़ो। तो जोड़ने पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा जोड़ने पर इसको 100 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 जो है वो हमारा क्या आ गया? CF आ गया ये हमारा, ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी। तो जो 50 है वो हमारा किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। तो जो माध्यिका वर्ग है वो हमारा क्या हो जाएगा? 50 से 70 है हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा 52 है 50 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों की संख्या। तो देखिए 50 सेंटीमीटर से ऊंचाई वाले निकालने हैं। 50 हमारे यहाँ तक हो गए, इससे अधिक हमारे कितने हो गए? 30 और 10 40, 40 में 25 जोड़ा तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा इसमें 50। यदि हम 40 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 65। आगे क्वेश्चन है 70 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले पौधों की संख्या। तो देखिए 70 से कम वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो 70 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, इन सबको जोड़ लेंगे हम। इन सबको जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा? इन सबको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करनी है। जो आपको सारणी दी गई थी उससे माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, L, ठीक है, L1 + n/2 - CF अपॉन में क्या होता है? अपॉन में F होता है, इनटू में हमारा I होता है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको माध्यिका इससे मिल जाएगी। यदि मैं यहाँ पे माध्यिका निकालूंगा तो इतना स्पेस भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं निकाल पा रहा हूँ। आप फॉर्मूला लगाइएगा, सीधे निकल जाएगी माध्यिका। आगे आपको एक जो है पैसेज दिया हुआ है जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में है, और बताया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, अधिकतर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्यों लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं? क्योंकि कम टैक्स इस पर लग रहा है, ठीक है, कम टैक्स लग रहा है, समय की बचत कोई नहीं हो रही, इससे सुविधाजनक सफ़र कोई नहीं हो रहा। एक पोल्यूशन कम वाला अगर हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया होता तो उसको भी हम ले सकते थे, लेकिन फ़िलहाल कम टैक्स के आधार पर खरीद रहे हैं। आगे, इलेक्ट्रिक वाहन से ड्राइविंग लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाती है? तो देखिए पैसेज में दिया गया है ड्राइविंग की कुल लागत 71% तक कम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 71 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने से पेट्रोल वाहनों की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इलेक्ट्रिक वाहन पोल्यूशन कम कर रहे हैं, दूसरा टैक्स कम लग रहा है, ठीक है, और इसकी एवरेज अच्छी होती है, तो क्या होगा? पेट्रोल के वाहनों की जो मांग है उसके अंदर कमी हो जाएगी। आगे चलते हैं, हमारा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से भविष्य में वाहनों की संख्या अधिकतर बढ़ जाएगी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी देखिए पेट्रोल के वाहन है, CNG के वाहन है, और इलेक्ट्रिक भी वाहन आएंगे तो वाहनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहन से ड्राइविंग की लागत बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत है, बल्कि ड्राइविंग की लागत बहुत कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कथन 1 सत्य है और 2 हमारा असत्य है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 59 है, इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में पेट्रोल या डीजल वाहन की उत्पाद शुल्क की लागत कम होती है। गलत है, ठीक है, जबकि डीजल और पेट्रोल के जो वाहन होते हैं उनकी जो लागत है वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक वाहन पर सरकार कम टैक्स लगाती है, बिल्कुल सही है। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने तो क्या किया हुआ है? सब्सिडी भी दी हुई है। तो अभी कथन ए गलत है, और जो हमारा कारण आर है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा प्रश्न नंबर 60 है, लास्ट है, हरित वाहनों को बढ़ती हुई संख्या से खजाने में टैक्स के रूप में कम धन आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कम लग रहा है, ठीक है, इसलिए धन कम आएगा। इलेक्ट्रिक वाहन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है, टैक्स लगाती है, तो इसलिए गलत है, लेकिन टैक्स जो है वो कम लगाती है। तो देखिए ये पूरा सैम्पल पेपर था, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रैक्टिस पेपर को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आगे इसी तरह के स्टडी मटेरियल और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।